तो मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज के बारे में। एग्जैक्टली कोर्स होता क्या है, एमआरआईटी का फ्यूचर स्कोप इंडिया और अब्रॉड में कैसा रहता है, रेडियोलॉजी भी एआई जॉब स्किल कर सकती है। सर जो काउंसिल बनी है उसमें सर बच्चों को क्या फायदा मिलेगा आने वाले 10 से 12 सालों में, आप रेडियोलॉजी को उसकी ग्रोथ को यानी कि फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं? सर जैसे बीएमआरआईटी करने के बाद हायर एजुकेशन के क्या क्या चांसेस? सर गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज रेडियोलॉजी फील्ड में कितनी अवेलेबल, एग्जैक्ट सैलरी क्या मिल सकती है जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए क्या सीन है? तो आपको ऐसा क्या लगा था कि आपने सिर्फ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, वेलकम बैक टू आवर हेल्थ केयर पॉडकास्ट। मेरा नाम है अर्जुन, मैं एक सेकेंड ईयर रेडियोलॉजी स्टूडेंट हूँ। आज का पॉडकास्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 12th के बाद जो बच्चे पास आउट करते हैं उनके पास हेल्थ केयर में करियर बनाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरफ आगे बढ़ा जाए। वैसे तो मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे डिग्री और बैचलर कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फिजियोथेरेपी। लेकिन आज हम जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है बीएमआरआईटी। इसके फ्यूचर स्कोप, सैलरी, इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे रियलिटीज के बारे में। और इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एमएलबी गवर्नमेंट पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज के रिस्पेक्टेड रेडियोलॉजी हेड मिस्टर राजकुमार जैर सर। सर जैसे कि हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी बीएमआरआईटी यानी कि बैचलर्स इन रेडियोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। सिंपल लैंग्वेज में क्या आप बताएंगे कि एग्जैक्टली कोर्स होता क्या है? डेफिनेटली रेडियोलॉजी में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज चलते आ रहे थे पहले। अभी उन कोर्सेज को क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है रेडियोलॉजी फील्ड में कि उनको बैचलर्स डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। सो वो बीएमआरआईटी इज बेसिकली बैचलर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो क्या है कि आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की मदद से बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी इमेजिंग करने की जो टेक्निक्स हैं, दैट इज बीएमआरआईटी। आप एग्जांपल के तौर पर एक्सरे है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, ये सारे के सारे जो हैं ये मेडिकल इमेजिंग के मोडेलिटीज हैं। तो इनके बारे में टेक्निकलिटी कि सीटी स्कैन कैसे करना है, कैसे पेशेंट को लिटाना है, क्या क्या वो टेक्निक्स है जिनसे किस बीमारी में किस तरीके से दिखेगा, क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी दी जाती है। 4 साल का कोर्स होता है बेसिकली। 3+1 ईयर, 3 ईयर। हाँ, 3 years एकेडमिक्स यानी सेमेस्टर वाइज है, 6 semesters और 1 year। सर बीएमआरआईटी का फ्यूचर स्कोप इंडिया और अब्रॉड में कैसा रहता है? कि आप बहुत मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इसको कैसे समझें कि इसको क्या है। जनरली अभी तक एक अवधारणा बनी हुई है कि अगर किसी ने बायोलॉजी ग्रुप से अगर इंटरमीडिएट किया है तो एमबीबीएस इज द ओनली थिंग, उसके बाद उसको कुछ बचता नहीं है। आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलाइड हेल्थ केयर के 10 से 12 एटलीस्ट और भी ज़्यादा, 10 से 12 तो कॉमन कोर्सेज हैं जो काफ़ी अच्छी मात्रा में बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं। सो स्पेशली अगर मैं बीएमआरआईटी की बात करूं तो आप इस तरीके से समझिए कि किसी भी हॉस्पिटल में आप खुद को रख के देखिए कि आप किसी हॉस्पिटल में गए, आप गिर गए, आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर सबसे पहले क्या कहेगा आपसे? सबसे पहले कहेगा साहब एक एक्सरे करा लीजिए। मतलब रेडियोलॉजी से ही शुरुआत हो रही है। आपके सिर में दर्द हो रहा है या आप रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, आपको सबसे पहले डॉक्टर कहेगा सीटी स्कैन करा लीजिए। कोई भी इलाज करने से पहले रेडियोलॉजी सबसे पहले डायग्नोस्टिक टूल के उसमें काम में आती है। तो आपसे इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि बिना रेडियोलॉजी के मेडिकल साइंस की आप सही ट्रीटमेंट की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंट है और डेफिनेटली डे बाय डे इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ती जाएगी। सर जो काउंसिल बनी है उससे सर बच्चों को क्या फायदा मिलेगा और सर सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, फ्यूचर उसको उसके रिगार्डिंग क्या कैसा रहेगा? देखिए, एनसीईएचपी दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अभी तक आपने सुना होगा, अभी तक एमसीआई था, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर आपने एनसीआई या आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सुना होगा।
PCI, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो काउंसिल से क्या होता है, बेसिकली आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कोई कोर्स कर लीजिए, उसको आप एक जगह रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सपोज मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैंने दिल्ली या मुंबई से किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर लिया, अब मेरे को यूपी मेरा होम टाउन है, मतलब होम स्टेट है, और किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश में आऊंगा तो अभी तक रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं थी कि आप अगर कहीं बाहर से करके आए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता। आप जहाँ जिस स्टेट से आपने किया है वही आप जॉब कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियरिटी थी। अभी क्या है, जैसे नर्सिंग में या डॉक्टर्स में क्या होता था कि आपने एमबीबीएस कहीं से भी करी है, इवन बाहर से भी करी है, तो भी आप जो है एमसीआई में अगर आपने काउंसिल में आके रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप पूरे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड थे। सेम ऐसा ही जो है एनसीईएचपी ने किया है कि आप कहीं से भी कोर्स करेंगे, उसको आप अगर उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप पूरे भारत में कहीं भी जॉब करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात। फिर आप बात कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ। अभी तक क्या था, इंडिया में ना अलग अलग नाम से कोर्सेज, जैसे बीएससी रेडियोलॉजी, बीआरआईटी, बीएमआरआईटी, बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट्स में प्रोनाउंस हो रहे थे, जिससे कि कंफ्यूजन हो रहा था। और स्टेट्स के जो सिलेबस थे वो कुछ, किसी के कुछ एडेड है, किसी में 3 इयर्स का है, किसी में 4 इयर्स का है, इस तरीके से चीजें चल रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि सारे कोर्सेज का नाम एकदम आइडेंटिफाइड कर दिया कि सभी जगह इस कोर्स का नाम बीएमआरआईटी ही होगा, जैसे बैचलर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी बेसिक टेक्नोलॉजी, और जो कुरिकुलम होगा वो 3+1 का होगा, यानी कि 3 इयर्स 6 सेमेस्टर्स प्लस 1 ईयर और 2 सेमेस्टर का क्लिनिकल या प्रैक्टिकल इंटर्नशिप होगी। तो यूनिफॉर्मिटी आ गई बेसिकली इसमें। और सिलेबस को भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जो यूजफुल कंटेंट्स मिसिंग थे उनको ऐड कर लिया है, जो कुछ अनयूजफुल कंटेंट्स थे उनको रिमूव कर दिया। सो दैट इज द बेसिक थीम बिहाइंड द एनसीईएचपी। सर, आने वाले 10 से 12 सालों में आप रेडियोलॉजी को, उसकी ग्रोथ को, यानी कि फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एआई का या कंप्यूटर्स का बहुत रैपिडली कहना चाहिए कि इंक्लूशन हो रहा है फील्ड, मेडिकल फील्ड उससे अछूता नहीं है, बट रेडियोलॉजी में इससे काफी पहले से भी एआई का या स्मॉल फॉर्म ऑफ एआई या कंप्यूटर्स का डिजिटलाइजेशन का पहले से ही यूज होता आ रहा है। अब उसका यूज और ज्यादा बढ़ जा रहा है। सो अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आज की तारीख में आप डॉक्टर को कहीं भी दिखाने जा रहे हैं, पहले क्या होता था, डॉक्टर नब्ज पकड़ के, नाड़ी पकड़ के ये सारी आपको बताते थे। आज की तारीख में आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको खांसी आ रही है 10 दिन से, वो चेस्ट एक्सरे लिख देगा, आपको पेट में दर्द हो रहा है वो अल्ट्रासाउंड लिख देगा, सिर में आपको दर्द हो रहा है या चोट लग गई है वो सीटी एमआरआई लिख देगा। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इतना बड़ा फील्ड है कि पहले से भी इम्पोर्टेंट है और डे बाय डे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और अभी जो मोडालिटीज हैं, लाइक पैट स्कैन है, फंक्शनल एमआरआई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो एनाटॉमी के साथ साथ, एनाटॉमी में स्ट्रक्चरल स्टडी के अलावा बॉडी में चीजें फंक्शन कैसे कर रही हैं उसकी स्टडीज भी आ गई हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर नाउडेज एंड डे बाय डे इट इज डेफिनेटली इट विल ग्रो। सर, जैसे एआई के आने के बाद से आईटी सेक्टर में जॉब्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, मतलब कि जैसे कंपटीशन बढ़ गया एआई के आने से, तो क्या रेडियोलॉजी भी एआई जॉब्स फिल कर सकती है? देखिए, एआई जॉब्स को मैं मानता नहीं, इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि एआई जॉब्स को किल करेगी। हाँ, एआई के आ जाने से आपको अपनी कॉम्पेटेबिलिटी बढ़ानी होगी, यानी कि आप एआई को समझ सकें, एआई का यूज कर सकें, ये कॉम्पेटेबिलिटी डेफिनेटली आपको बढ़ानी होगी। तो जॉब को नहीं खाएगी, बट हाँ डेफिनेटली यू हैव टू एनहेंस योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। ये जरूर आपको करना होगा कि जो लोग आज की तारीख में टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड नहीं है, उनको थोड़ा सा 1 स्टेप फॉरवर्ड आना पड़ेगा, उनको चीजों को समझना पड़ेगा, बट जॉब पे कोई खतरा नहीं है सर। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही रहता है कि बीएमआरआईटी करने के बाद हमारी एग्जैक्ट सैलरी क्या मिल सकती है एज अ फ्रेशर, या हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो सैलरी में क्या डिफरेंसेस होती है? देखिए, ये क्वेश्चन ना, इसका एकदम एक लाइन में आंसर दे पाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल है, बट मैं हाँ एक चीज बोलना चाहूंगा कि फील्ड में ना क्वालिटी मैटर करती है। मतलब अगर आप किसी भी
फील्ड के लिए अगर आप फिट नहीं है तो सैलरी तो बात की बात है, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल किसी भी, लाइक मैं कहीं एक चैनल पे सुन रहा था, कोई आईआईटी के काफी सीनियर प्रोफेसर थे, उनसे पूछा कि सर एमबीए की आज की तारीख में बड़ी वैल्यू नहीं है, डिग्रेड हो गया है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ज्यादातर जो लोग एमबीए करके निकलते हैं वो इंडस्ट्री के लिए सुइटेबल नहीं होते, इसलिए उनको जॉब नहीं मिल पाती। मेरे को चाहिए चीनी और वो गुड़ है, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूंगा एज ए एम्प्लॉयर। सेम बात यहीं पे है कि जिस टेक्नोलॉजी के लिए, जिस वर्क के लिए एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट कर रहा है आपको हायर करने के लिए, अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेंगे तो जॉब मिलना, अगर मिल भी जाएगा तो बहुत कम सैलरी पे मिलेगा। ये सभी के लिए है, नॉट ओनली बीएमआरआईटी के लिए नहीं है, हर जगह के लिए लागू है। सो अगर आप अच्छी तरीके से नॉलेज लेके आपने क्वालिफिकेशन ली है तो आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज बेसिस पे अगर हम मान के चलूँ तो बिगिनिंग बेसिस पे 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी जा सकती है। और गवर्नमेंट सेटअप में अगर आप आज की तारीख में ज्वाइन करते हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70,000 के आसपास आपकी पहली सैलरी होगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड सैलरी फॉर फ्रेशर्स। सर गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज रेडियोलॉजी फील्ड में कितनी अवेलेबल है? काफी है, बिल्कुल है। जितना आप हेल्थ केयर सेटअप में, चाहे वो प्राइवेट सेटअप हो या गवर्नमेंट सेटअप हो, अपॉर्चुनिटी का जो इक्वालिटी होती है वो गवर्नमेंट भी, देखिए आपको खुद भी, आप पेपर पढ़ते होंगे, आपको पता होगा कि पहले जो हमारे प्राथमिक केंद्र थे या सीएससी पीएससी जिनको बोलते हैं, उन पर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, एक्सरे की, सीटी की। अभी बहुत सारे जो सीएससी पीएससी हैं वहां पे भी एक्सरेज लग गए हैं, इन कई अल्ट्रासाउंड लग गए हैं, कई जगहों पे सीटी भी लगने का काम चल रहा है। तो हेल्थ केयर में, रूरल्स में भी चीजें आ रही हैं, तो वैकेंसीज भी डेफिनेटली बढ़ रही हैं डे बाय डे। सर अब्रॉड स्कोप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जो बच्चे आखिर में बैचलर्स कर रहे हैं रेडियोलॉजी के रिगार्डिंग, और इंडिया में स्कोप जितना है वो तो आपने बताया, लेकिन सर जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए क्या सीन है? ये अब्रॉड में डेफिनेटली मतलब बहुत 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 स्कोप है। इवन मेरे कई सारे जूनियर्स, कई सारे क्लासमेट्स, इवन मेरे कई क्लासमेट, एक मेरी क्लासमेट है वो लंदन है, यूके में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो, जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ, जो बाहर है। बाहर बहुत लोगों की डिमांड रहती है, और इंडिया की जो एकेडमिक्स है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो काफ़ी अच्छा यूज होता है, तो वहाँ पे डिमांड रहती है। और कई फॉर्म्स में रहती है, अगर आप समझ पाए। देखिए कि आप एज ए टेक्नोलॉजिस्ट जा सकते हैं, एज ए एप्लीकेशन में जा सकते हैं, डोसिमेट्री में जा सकते हैं। वहाँ एक चीज़ और क्या होती है कि वहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वहाँ रिपोर्टिंग का भी आपको मौका मिलता है, जो इंडिया में नहीं है। यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल फील्ड है, एमबीबीएस एमडी, उसको बेसिकली हम कर रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन जैसे मेरे फ्रेंड है, उन्होंने यूजी से जब पीजी करा, तो जब आप फर्स्ट ईयर कर लेते हैं तो सपोज आपको लंबर स्पाइन की रिपोर्टिंग के लिए अलाउ कर दिया, या चेस्ट की रिपोर्टिंग के लिए, ऐसे रहता है। तो वहाँ पे तो रिपोर्टिंग रेडियोग्राफर या रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से भी आप काम कर सकते हैं। सोनोग्राफर्स जैसे कि अल्ट्रासाउंड का है, तो वहाँ डेफिनेटली और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सर काफी क्वेश्चंस ये रहते हैं कि ये डिग्री लेने के बाद हम अपना सेटअप डाल सकते हैं या नहीं, सेंटर खोल सकते हैं? हाँ देखिए, कोई भी सेंटर आप जब खोलते हैं, जैसे कोई भी हॉस्पिटल खोल रहे हैं कुछ भी, तो उसमें कई तरीके के लाइसेंसिंग आपको लेने होते हैं। आप नॉर्मली कुछ भी खोल लेंगे, जैसे पॉल्यूशन का लेना है आपको, फायर सेफ्टी का लेना है, सीएमओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सारी प्रक्रिया आपको करनी होती है। सेम उसी क्रम में आपको एक डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट होगा वो आपको हायर करना होगा। डेफिनेटली आप खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, बट एक रेडियोलॉजिस्ट या रिपोर्टिंग रेडियोलॉजिस्ट आपको हायर करना होगा, उसके बाद आप बिल्कुल खोल सकते हैं। आप अपना एक्सरे सेंटर लगा सकते हैं, आप सीटी स्कैन का खोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने खोला भी है, जिन्हें मैं जानता हूँ, खोल सकते हैं। सर एक्सरे में तो रिपोर्टिंग नहीं होती है? रिपोर्टिंग होती है, एक्सरे में होती है, एक्सरे की भी रिपोर्टिंग। एक्सरे जैसे चेस्ट एक्सरे हुआ, उसमें ट्यूबरकुलोसिस है नहीं है, ये ऑथराइज इसके लिए रेडियोलॉजिस्ट है, जो कि आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि कितने पैचेस हैं या फ्रैक्चर है या नहीं है। आप जनरली चेस्ट फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक्स वाले अपने अपने तरीके से देख सकते हैं कि फ्रैक्चर है या नहीं है, कहाँ है, बट उसके लिए ऑथराइज जो कमेंट जो है, उनका डिटेल जो रिपोर्टिंग है, वो एक रेडियोलॉजिस्ट के उसमें आता है। सर
इंटर्नशिप जो बच्चे करते हैं सर, स्टाइपेंड उसमें मिलता है या नहीं मिलता है? इस चीज के लिए ना अभी, क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज तक में तो स्टाइपेंड का प्रावधान नहीं था। डिग्री कोर्सेज में अभी बहुत ज्यादा लोग फाइनल ईयर में पहुंचे नहीं है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। स्टाइपेंड का प्रावधान है, लेकिन कितना मिलेगा ये अभी थोड़ा सा अंडर द डिस्कशन है, क्योंकि एनसीएचपी आया है। इसके उस पर डिस्कशन के बाद ही ये हो पाएगा कि कितना देना है, लेकिन प्रावधान है। बट अभी कितना मिल रहा है ऐसा कहीं मेरे को डिटेल अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी बैचलर्स चालू हुए ही 4-5 साल ही हुए हैं, और तो अभी ऐसा डिटेल मेरे पास कुछ है नहीं कितना मिल रहा है। बट हाँ, ये प्रावधान है, नियर फ्यूचर में ये इसको एस्टेब्लिश करके मिलेगा ये। सर जैसे बीएमआरआईटी करने के बाद हायर एजुकेशन के क्या अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं? देखिए, हायर एजुकेशन में आप जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अगर आप डिप्लोमा से स्टार्ट करते हैं तो डिप्लोमा कर सकते हैं आप। फिर बैचलर कोर्सेज आप कर सकते हैं, फिर आप मास्टर कोर्सेज कर सकते हैं, इवन आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कहाँ अपने आप को प्लेस करना चाह रहे हैं। भाई आप मास्टर्स कर लेंगे तो आपको एकेडमिक्स में जाने का, पीएचडी करेंगे तो आपको रिसर्च फील्ड में जाने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि आपको कहाँ तक जाना है और आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके आधार पे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट तक इसमें कर सकते हैं। सर आपने ये कोर्स कब चूज किया था, और उस टाइम पे रेडियोलॉजी में आपको ऐसा क्या लगा था कि आपने सिर्फ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को ही चूज किया? मैं अगर सच बोलूं तो मेरे को इंडिविजुअली उस समय इतना जानकारी नहीं थी। अभी जानकारी के बहुत सारे माध्यम हैं। मैं बात कर रहा हूँ 10, 12, 15 साल पहले की। उस समय इतना ज्यादा नॉलेज स्टूडेंट्स को ना होता नहीं था। मतलब वही जो मैं जहाँ से शुरू करी थी, मैंने कि बायोलॉजी ली है तो पहला ड्रीम एमबीबीएस और आखिरी ड्रीम एमबीबीएस। तो उतना मतलब स्पेशली फॉर मी इतना ज्यादा आइडिया नहीं था मेरे को। तो मेरे कजन ब्रदर थे, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया था कि इस तरीके के कुछ मेडिकल इमेजिंग के कुछ कोर्सेज हैं। और उस समय डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक का दोनों एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से वर्क होता था। तो उन्होंने मेरे को किया, और मेरे को जाने से, एडमिशन लेने से पहले तो मेरे को ज्यादा आइडिया था नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर मेरे को लगा कि हाँ, कोर्स अच्छा है, हेल्थ केयर का कोर्स है। फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सारा ये करना। तो उस समय तो बहुत ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं थी। सर आपने किस ईयर में की थी और कौन से कॉलेज से? मेरा ग्रेजुएशन 2009 का है, पीजी मेरा 12 का है, निम्स जयपुर से है, और मेरी पीएचडी भी निम्स जयपुर से। बीएचयू में मेरा एक पब्लिकेशन चल रहा है अभी, तो देखिए होपफुली कब तक आ पाता है। तो ये मेरी सर आपके करियर का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या रहा? कोई पेशेंट, कोई केस, कोई एग्जाम, या फिर कुछ? काफी सारी मेमोरीज हैं। इमोशनली एक इंसिडेंस हुआ था कि जिसने मतलब काफी झकझोर दिया था कि हमारे साथ के स्टाफ में से किसी को आईवीपी होता है, एक टेस्ट होता है, वो हो रहा था। तो उसमें कॉन्ट्रास्ट लगाया जाता है जो समटाइम्स रिएक्शन क्रिएट करता है। वो स्टाफ के कैंडिडेट थे और उनको रिएक्शन हुआ एंड दे आर एक्सपायर्ड। तो वो बहुत ही सैड एंड इमोशनल मोमेंट था कि उनका काफी उससे एक गहरा धक्का लगा कि यार बताइए क्या हो गया। इस तरीके की इंसिडेंसेस कई बार देखने को मिल जाते हैं। आज आप जिस पोजीशन पर हैं, उस जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रगल आपको क्या लगा, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को, हमें मोटिवेशन मिले? जो आपका फ्यूचर गोल है उसको थोड़ा सा बड़ा रखिए और उसके प्रति स्मॉल स्टेप्स में चलते रहिए, तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। एंड फॉर मी इज द सेम इज द की पॉइंट। मैं उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। सर अगर आज आप फिर से स्टूडेंट होते, वही फेज रहता आपको कि 12th के बाद कोई करियर ऑप्शन चुनना है, तो क्या आप दोबारा रेडियोलॉजी में आते हैं? आज मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियोलॉजी मैं करियर बनाने में या चूज करने में मेरे को कोई भी अफसोस नहीं है कि मतलब मैं ये कर लेता वो कर लेता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई किसी तरीके का रिग्रेट नहीं है मेरे को। एंड बहुत ही शानदार वो है। और स्पेशली जो अभी जो लोग एंटर करने वाले हैं या जिन्होंने एंटर किया है इस फील्ड में,
उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मतलब एकेडमिक्स अभी मैं ये कहूँगा कि एलाइड हेल्थ में जो रेडियोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है और भी जो फार्मा, ये अभी बहुत चाइल्ड एज में है, इनको बहुत आगे जाना है अभी। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, डेफिनेटली चुनूंगा अगर मेरे को मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन जेन्युइनली बहुत इंफॉर्मेटिव था। मुझे लगता है आज बहुत स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये क्लियरिटी मिल गई होगी कि BMRIT यानी बैचलर्स इन रेडियोलॉजी एंड एलाइड हेल्थ केयर ऑप्शंस एक अच्छा फ्यूचर करियर ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।